हेलो स्टूडेंट्स। बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के यूनिट 5 का फर्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट डीबीएमएस, फिर हम जानेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच जो थी हमारी फाइल ओरिएंटेड अप्रोच क्या होती है, और इसके अलावा डेटाबेस अप्रोच क्या होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डीबीएमएस से, जिसको हम शॉर्ट में डीबीएमएस बोलते हैं। उसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। So a database management system is the collection of interrelated data and set of programs to access those data. यहाँ पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कलेक्शन है इंटर रिलेटेड डेटा का, मतलब आपस में उनमें कोई ना कोई इनडायरेक्टली डायरेक्टली रिलेशन होगा, और सेट ऑफ प्रोग्राम्स कुछ इंस्ट्रक्शंस का सेट है जो कि यूज करके हम हमारे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। So the collection of data usually referred to as database contains information relevant to an enterprise. यहाँ पर जो हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा की बात हुई उसको हम यूजुअली डेटाबेस कहते हैं, और उसके ऊपर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है वो इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड होती है, जिस भी इंटरप्राइज जिस भी कंपनी का वो पर्टिकुलर डेटाबेस हो। So the primary goal of DBM is to provide a way to store and retrieve database information both in convenient and efficient way. यहाँ पर डेटाबेस का जो सबसे प्राइमरी गोल होता है, एम होता है, वो ये है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है, यूजफुल इंफॉर्मेशन है डेटाबेस में से, उसको हम स्टोर कर सके या रिट्राइव कर सके कन्वीनियंट और एफिशिएंट वे में, और ज्यादा कंफर्टेबल वे में, जो ज्यादा इजीली समझ आए। So database systems are designed to manage large bodies of information. Database बड़े बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए बनाया जाता है डेटाबेस सिस्टम। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे सभी के आधार का जो भी रिकॉर्ड होगा, जो भी डेटा होगा, फाइल्स होंगी, उसे स्टोर करने के लिए हमें कितना बड़ा डेटाबेस चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि 1 MB या 1 GB, अरे 100 GB, 1000 GB, 1 TB में भी नहीं आ पाएगा इतना बड़ा डेटा। हमें हमारे आधार का डेटा सेव करने के लिए बहुत बड़ा डेटाबेस चाहिए। सो यूजुअली डेटाबेस सिस्टम्स लार्ज बॉडीज जो हमारी होती हैं, जो इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती हैं, उन्हीं को स्टोर करने के लिए डिजाइन करा जाता है। So management of data involves both defining the structure of the storage of information and providing mechanism for the manipulation of the information. यहाँ पर मैनेजमेंट जो होता है डेटा का, वो सिर्फ डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए नहीं होता है कि हम यहाँ पर बता रहे हैं कि जो हमारा डेटा वो एक टैबुलर फॉर्म में रहे, बल्कि हमारे पास जो डेटा है उसमें इंसर्शन, डिलीशन, सभी कुछ चेंजेस, मॉडिफिकेशन हो पाए, दैट मीन्स मैनिपुलेट हो पाए वो इंफॉर्मेशन, उसके लिए भी हमारा जो डेटाबेस का मैनेजमेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। In addition, the database system must ensure the safety of the information stored despite the system crashes, attempts at unauthorized access. यहाँ पर हमें इस चीज का भी हमारा डेटाबेस ध्यान रखता है कि हमारा जो भी डेटा है उसकी सेफ्टी, उसकी सिक्योरिटी मेजर्स का पूरा ध्यान रखता है। इवन हमारा जो सिस्टम है वो क्रैश हो जाए या फिर अनऑथराइज्ड एक्सेस हो जाए, उस केस में भी डेटा का बैकअप सही होना चाहिए, और इवन हमारा जो डेटा है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, जो है वैसे का वैसा ही रहना चाहिए सिस्टम के क्रैश होने के बावजूद। इन सभी चीजों का ध्यान भी डेटाबेस सिस्टम रखता है। तो यहाँ पर हमारे पास डेटाबेस को मैनिपुलेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस होती हैं। पहला है फाइल बेस्ड अप्रोच, दूसरी होती है डेटाबेस अप्रोच। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फाइल बेस्ड अप्रोच। So the traditional file-oriented approach to information processing has for each application a separate master file and its own set of personal files. यहाँ पर जो हमारा डेटा होता है वो फाइल्स के रूप में हम रखते हैं, जो हमारा इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है वो हम फाइल्स के रूप में रखते हैं, और यहाँ पर इन सभी फाइल्स का एक सेपरेट मास्टर फाइल होता है। इसके अलावा इनके खुद के पर्सनल फाइल्स के सेट भी रहते हैं। सो इस पर्टिकुलर ट्रेडिशनल सिस्टम को हैंडल करने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज करा जाता था वो था कोबोल। So COBOL language supported these file-oriented applications. It was used for developing applications such as payroll, inventory and financial accounting. ये जो हमारा सिस्टम है, इसके लिए जो एप्लीकेशंस हमारे मार्केट में अवेलेबल रहते हैं और आज भी हम यूज कर रहे हैं, पेरोल, इन्वेंट्री और फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम्स के लिए हम यूज करते थे।
However, in general, an organization needs the flow of information across their applications also, and also requires the sharing of data, which is very difficult to implement in this system. यहाँ पर हमारे जो नॉर्मली जो हमारे डे टू डे यूज में हम कंप्यूटर का काम जो करते हैं, जिसमें हमें डेटा का, जैसे अकाउंटिंग के लिए हमने करा, सिंपली एक एक्सेल के लिए हमने करा, इन सभी चीजों के लिए इंफॉर्मेशन का फ्लो कंटिन्यूसली होना जरूरी होता है। इसके अलावा हमारे पास डेटा जो है हम उसको शेयर कर सके, डेटा का आदान प्रदान कर सके, ये करने के लिए हमारे जो ये सिस्टम है, ट्रेडिशनल सिस्टम है, फाइल ओरिएंटेड सिस्टम, इसमें थोड़ी डिफिकल्टी होती है। इन द फाइल ओरिएंटेड सिस्टम, या फिर हम ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच जिसे कह सकते हैं, यहाँ पर एक मेजर लिमिटेशन होता है, और वो लिमिटेशन क्या है कि प्रोग्राम्स आर डिपेंडेंट ऑन द फाइल एंड द फाइल्स आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोग्राम। यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो फाइल्स पर डिपेंडेंट है, और जो फाइल्स है वो प्रोग्राम पर डिपेंडेंट है। इसके कारण हमारा जो डिपेंडेंसी होती है यूजर की, वो बहुत ज्यादा, अगर प्रोग्राम से रिलेटेड हमें कुछ इश्यूज है तो फाइल पर भी असर आएगा, फाइल से रिलेटेड इश्यूज हैं तो वो प्रोग्राम पे भी आता है। So these file-based approaches, which came into being at the first commercial applications of computer, suffered the maximum and very significant disadvantages. इन्हीं सब वजहों से कुछ disadvantages हमने सफर करे हैं हमारे इनिशियल जब कंप्यूटर्स में ये एप्लीकेशंस आए थे उस टाइम पर। वो disadvantages क्या थे? सबसे पहला होता है डेटा रिडंडेंसी का। यहाँ पर हमारे पास जो डेटा होता है वो इनकंसिस्टेंट होता है, डेटा का फॉर्मेट सेम ना होने के कारण, और हम जो एक इंफॉर्मेशन है वो सभी फाइल्स में डिफरेंट फॉर्मेट्स में अगर रख रहे हैं, डिफरेंट प्लेसेस पर वो फाइल्स रख रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे डेटा का इनकंसिस्टेंसी आती है। अच्छा, जो डेटा कॉपी होता है, कॉपी होने की वजह से स्टोरेज तो वेस्ट हुई, साथ में उसको कॉपी करते टाइम उस डेटा की जो फाइल्स है उसमें अगर कहीं से कहीं तक उसके स्ट्रक्चर में कॉन्फ्लिक्टिंग आ जाए तो हमको इशू होता है। इसके अलावा डुप्लीकेशन में भी हमारा एफर्ट बहुत ज्यादा लगता है। नेक्स्ट जो हमारा डिसएडवांटेजेस होता है वो है हमारा डेटा आइसोलेशन का। It is difficult for a new application to retrieve the appropriate data which might be stored in various locations. यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो अलग अलग फाइल्स के रूप में अलग अलग जगह पे स्टोर हुआ है, उसको एक नए एप्लीकेशन को उसको रिट्राइव करने, वापस से उसका बैकअप लेने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल फेस करनी पड़ती है। यहाँ पे एक डिसएडवांटेज डेटा आइसोलेशन का हो गया। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है इंटीग्रिटी का। Data values must satisfy central consistency of constraints. यहाँ पर जो हमारा डेटा वैल्यूज है वो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हो गया, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि डेटा का जो शेयरिंग हो रही है उसकी वजह से जो फाइल कॉपीज बन रही हैं उसके बेसिक स्ट्रक्चर में अगर चेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से हमारा जो डेटा का कंसिस्टेंसी होती है वो खराब हो रही होती है, ऊपर से स्टोरेज भी वेस्ट हो रहा होता है। वहीं पर यहाँ पर इंटीग्रिटी में प्रॉब्लम ये आता है कि हमें हर एक एप्लीकेशन के लिए उस पर्टिकुलर डेटा का स्ट्रक्चर उसे एक्सप्लेन करना पड़ता है। यहाँ पर जो डेटा वैल्यूज हैं उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ये कंस्ट्रेंट के रूप में आता है। कंस्ट्रेंट का कहने का मतलब होता है कि आपके टेबल पे आपने कुछ इस टाइप से या फिर आपकी डेटा पे आपने कुछ इस टाइप से लिमिटेशंस लगाए हैं, अगर वो लिमिटेशंस पूरे होंगे तभी वो आपका डेटा अप्रोचेबल होगा। ये यहाँ पे इंटीग्रिटी में प्रॉब्लम्स होता है। इट इज डिफिकल्ट टू चेंज द प्रोग्राम्स टू इन्फोर्स न्यू कंस्ट्रेंट्स। यहाँ पर हमारे लिए डिफिकल्ट है हमारे डेटा को ऐड करना, चेंज करना, मॉडिफाई करना, प्रोग्राम्स को ऐड करना, चेंज करना, तो ये भी हमारा एक लिमिटेशन आ जाता है। इसके साथ सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स रहती हैं यहाँ पर, और कॉन्करेंट एक्सेस अनोमलीज होती हैं। अब डेटा may be used accessed by many applications that have not been coordinated previously. यहाँ पर जो डेटा है वो कुछ ऐसे न्यू एप्लीकेशंस भी एक्सेस कर पा रहे हैं जो एक साथ कोऑर्डिनेट होके नहीं चल रहे हैं। So it is not easy to provide a strategy to support multiple users to update data simultaneously. अभी आप assume करिए कि आपके पास एक यहाँ पर एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए हमारा आरजीबीवी का ही सॉफ्टवेयर है। वहां पर आप उस वेबसाइट पर आप कोशिश कर रहे हैं, आपका जो डिजी लॉकर होता है, डिजिटल लॉकर, उसका कुछ डेटा आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी यूजर्स
कभी ना कभी हो सकता है 1000 यूजर हैं, तो शायद उसमें से 10 यूजर एक साथ वही काम कर रहे हो डिजी लॉकर वाला। तो क्योंकि फाइल ओरिएंटेड जो सिस्टम होता है उसमें आपस में फाइल्स में एप्लीकेशंस में कोऑर्डिनेशन इजी नहीं होता है, तो इस कारण यहाँ पर यूजर्स जो डेटा अपडेट कर रहे हैं, आप अपना जो भी आधार में आपने अगर चेंजेस करे हैं तो वो चेंजेस यहाँ पर आप अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो साइमल्टेनियसली नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर इस चीज की भी इशू होती है। ये था हमारा फाइल ओरिएंटेड अप्रोच। अब हम बात करेंगे डेटाबेस अप्रोच का। हमने दो अप्रोचेस मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ट्रेडिशनल फाइल ओरिएंटेड सिस्टम हो गया, अब हम डेटाबेस सिस्टम की बात करेंगे। So the database is shared collection of related data which will be used to support activities of the organization. यही डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि डेटाबेस एक कलेक्शन है डेटा का जो कि शेयर्ड है, दैट मीन्स आपस में यूजर्स के बीच में शेयर हो रहा है, और वो डेटा के अंदर हम मैनिपुलेशन, इंसर्शन, डिलीशन जो भी कर रहे हैं वो सभी एक्टिविटीज उस ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट में कर रहे हैं। So the database can be viewed as a repository of the data and is defined once and then is accessed by the various users. यहाँ पर जो डेटा है उसको व्यू मतलब होता है कि आपके पास जो डेटा का स्ट्रक्चर है वो आपके व्यू के अनुसार, आपके स्ट्रक्चर के अनुसार आप देख सकते हैं, और उस डेटा को अपनी एक्सेसिबिलिटी के अनुसार यूजर्स उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेटाबेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहला, इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सम एस्पेक्ट ऑफ द रियल वर्ल्ड। यहाँ पर जो हमारे रियल वर्ल्ड में हम डेटा जिस तरीके से देखते हैं, अगर मैं आपको बोल दूंगी कि आपको लिस्ट बनाना है कि आज शॉपिंग में क्या क्या खरीदना है और प्रायोरिटी वाइज लिस्ट बनाना है, और उसमें ये भी लिखना है कि हमारे एजम्पशन के अनुसार उस पर्टिकुलर आइटम का क्या प्राइस होगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे, 1 लिखेंगे, एप्पल्स अज्यूम करेंगे शायद 200 रुपए किलो चल रहे हो, अज्यूम करके, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड हमें अगर लेना है शुगर, अज्यूम करा कि हमने 100 रुपीज केजी चल रहा हो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से टेबुलर फॉर्म हो गया, जिसका यहाँ पे सीरियल नंबर हो गया, यहाँ पे आइटम्स हो गए, यहाँ पे प्राइस हो गया। सो ये हम रियल वर्ल्ड में भी कुछ इसी प्रकार से हमारा डेटाबेस को, एक तरीके से हमारा जो डेटा होता है, इंफॉर्मेशन है, उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। तो ये रियल वर्ल्ड का रिप्रेजेंटेशन होता है। सो द कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स रिप्रेजेंटिंग रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन। यहाँ पर आपकी एग्जांपल के तौर पर मानिए आप स्टूडेंट हैं और आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनके क्या परसेंटेज आए हैं, उनका क्या रोल नंबर है, उसका भी आप डेटा टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे। तो एक्चुअली में आप जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स थी, रियल वर्ल्ड का डेटा है, उसका रिप्रेजेंटेशन आप इस डेटाबेस में कर रहे हैं। So database is logically coherent and internally consistent. अभी यहाँ पर जिस डिसएडवांटेज की बात हुई थी कि डेटा अपडेट इजीली साइमल्टेनियसली यूजर्स के द्वारा नहीं कर पा रहे हैं, वही यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी है। So the database is designed, built and populated with the data for a specific purpose. यहाँ पर जो डेटाबेस है उसको डिजाइन पर्पसली वाइज करा जाता है। दैट मीन्स अगर किसी कंपनी का डेटा डिजाइन करा जा रहा है तो उस कंपनी के नॉर्म्स के अनुसार करा जाएगा। अगर यहाँ पे स्टूडेंट का डेटा करा जा रहा है तो स्टूडेंट्स को क्या क्या टेबल्स में कॉलम्स चाहिए उसके अनुसार डिजाइन बिल्ड करा जाता है। यहाँ पर अब कुछ डेटाबेस अप्रोच की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर। यहाँ पर जो डेटाबेस सिस्टम होते हैं, आप अगर उस डेटाबेस की टेबल्स या फिर उसके डेटा को देखेंगे तो वहां पर आपको सेल्फ डिस्क्राइबिंग व्यू में दिखेंगे। सेल्फ डिस्क्राइबिंग का मतलब हुआ कि उनके जो कॉलम नेम्स रहेंगे वो आपको खुद एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस डेटाबेस। The database system contains not only the database itself, but also the description of the data structure and the constraints. This information is used for the DBMS software or database users if needed. यहाँ पर जो डेटाबेस होता है, हमारा जो डेटाबेस सिस्टम होता है, ये सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस की स्ट्रक्चर या डेटाबेस को स्टोर करने के लिए नहीं होता है। ये आपको ये भी शो करता है कि डेटाबेस किस स्ट्रक्चर में रखा गया है और इसमें क्या कंस्ट्रेंट्स लगाए गए हैं। यही इंफॉर्मेशन डीबीएमएस सॉफ्टवेयर बनाने के काम भी आता है और डेटाबेस के यूजर्स भी यूज कर सकते हैं। आइसोलेशन बिटवीन प्रोग्राम्स एंड डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक।
हमने फाइल अप्रोच के टाइम पर इसे डिसएडवांटेज के तौर पे पढ़ा था कि प्रोग्राम्स और डेटा के बीच में कोई भी आइसोलेशन, यहाँ पर जो भी फाइल्स में जो फाइल्स होती हैं वो प्रोग्राम्स पे डिपेंडेंट होती है, जो प्रोग्राम्स है वो फाइल्स पे डिपेंडेंट होती है। अब क्योंकि यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर हुआ है डेटाबेस सिस्टम में, द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा फाइल्स इज डिफाइंड इन द एप्लीकेशन प्रोग्राम, सो इफ द यूजर वांट्स टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइल, ऑल प्रोग्राम एक्सेस द फाइल माइट नॉट बी चेंज्ड। यहाँ पर डिपेंडेंसी कम है। इस कारण अगर आप डेटा के स्ट्रक्चर को चेंज करना चाह रहे हैं या फिर आप प्रोग्राम के कुछ पॉइंट्स को चेंज करना चाह रहे हैं, तो इसकी वजह से जो हमारी फाइल्स हैं, जो हमारा इंफॉर्मेशन है, वो चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, इट सपोर्ट्स मल्टीपल व्यूज ऑफ द डेटा। यहाँ पर आप आपके अनुसार आपके डेटा का व्यू देख सकते हैं। अब ये व्यू होता क्या है? बेसिकली इट इज द सबसेट ऑफ डेटाबेस विच इज डिफाइंड एंड डेडिकेटेड फॉर द यूजर्स ऑफ द सिस्टम। यहाँ पर ये डेटाबेस का ही सबसेट होता है, बिल्कुल एक जैसा होता है, और इसमें ये बताया जाता है कि यूजर की इच्छा के अनुसार उसे किस तरीके से डेटा देखना है, वैसा डिफाइन करके दिखा दिया जाता है। Multiple users in the system might have different views of the system. Each view might certainly not interested in data of the user and group of the users. यहाँ पर हो सकता है यूजर इंटरेस्टेड ना हो कि स्ट्रक्चर क्या है, बट उनका इंटरेस्ट है किसमें, डेटा कैसा दिखता है, स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। तो यहाँ पर उनके इंटरेस्ट के अनुसार हम वहां पर उनको व्यू करके दिखा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है शेयरिंग ऑफ डेटा एंड मल्टीपल यूजर सिस्टम। यहाँ पर आप डेटा का शेयरिंग बहुत इजीली कर पाते हैं, इसके अलावा यूजर एक से ज्यादा इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार हमारे जो डेटाबेस अप्रोच होता है उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं। ये डेटा रिडंडेंसी को कंट्रोल करता है, ये डेटा शेयरिंग इजी करवाता है, इन्फोर्सिंग इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स, जो हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, लिमिटेशंस होते हैं, यहाँ पर उनको डेटा टाइप्स और डेटा यूनिकनेस के अनुसार हमारे डेटा को स्ट्रक्चर कर पाते हैं। उसके बाद रिस्ट्रिक्टिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस, किसी भी ऐसे व्यक्ति का जिसको यहाँ पर इसको यूज करने का एक्सेस नहीं है उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। डेटा इंडिपेंडेंस, जो कि एक हमारा डिफरेंट टॉपिक होगा। डेटा इंडिपेंडेंस यहाँ पर मिलती है, द सिस्टम डेटा डिस्क्रिप्शन आर सेपरेटेड फ्रॉम द एप्लीकेशन प्रोग्राम। यहाँ पे डेटा एप्लीकेशन प्रोग्राम से दोनों सेपरेटली डिस्क्राइब्ड रहते हैं, तो उनके डिस्क्रिप्शन में चेंज करने की वजह से फाइल्स में चेंज नहीं आता है। नेक्स्ट यहाँ पे रहता है कि मल्टीपल व्यूज रहते हैं डेटा के, तो इसलिए हमारे पास ये एक एडवांटेजेस हो गया। बैकअप और इस रिकवरी फैसिलिटीज जो होती हैं डेटाबेस में काफी फार बेटर है। तो ये थे हमारे कुछ डेटाबेस अप्रोच के बेनिफिट्स। इस वीडियो में हमने समझा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, फिर उसके बाद हमने समझा कि डेटाबेस अप्रोचेस में फाइल ओरिएंटेड अप्रोच और डेटाबेस अप्रोच क्या होता है।